अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज बात कर लेते हैं तुर्की पे थोड़ी सी। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि तुर्की पे वीडियो बना दें समीर भाई। एक्चुअली काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया तुर्की का वीज़ा और रिफ्यूज़ हुआ, और उसके बाद उनको रीज़न नहीं बताएगी। कह रहे हैं सिर्फ यार एक पेपर मिला है और रीज़न कोई नहीं लिखी हुई है, और ऐसी सूरत में क्या किया जाए, तुर्की का इस टाइम अप्लाई किया जाए या नहीं किया जाए। मैंने एक वीडियो बनाई है दोस्तों, मैं बताता चलूँ कि रिसेंटली मैंने अपने एक फ्रेंड का वीज़ा लगवाया है तुर्की का। 21 अक्टूबर को उसका वीज़ा लग के आया पाकिस्तान में। उसने अनातोलिया में, लाहौर में अनातोलिया में उसने सबमिट करवाए थे अपने डॉक्यूमेंट्स। उसके डॉक्यूमेंट्स भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, लेकिन मैंने इससे पहले बताया आपको दोस्तों, तुर्की ने सबसे ज़्यादा वीज़ा प्रोवाइड किए इस करंट सिचुएशन के अंदर, जबकि पूरी दुनिया बंद थी, ऑल एम्बेसीज क्लोज्ड हैं, लेकिन फिर भी तुर्की ने वीज़ा दिए। जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, ब्लैंक पासपोर्ट थे, डॉक्यूमेंट सही नहीं थे, थोड़ी बहुत स्टेटमेंट बनी हुई थी, उनको वीज़ा दे दिए। ये बहुत सारा हुआ, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए तो बहुत सारे हमारे ऐसे भाई जिनकी बिल्कुल ही कोई स्टेटमेंट नहीं अच्छी है, डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल नहीं सही, उन्होंने भी जमा करवाए। काफ़ी लोगों को मिले भी, और नतीजा ये हुआ, जो लोग वहाँ पे तुर्की में जा रहे हैं, तुर्की आपको पता है 7 दिन का 8 दिन का वीज़ा देता है। अगर आपका पहले एक बार ट्रैवल है तो देन आपको 30 दिन का भी पाकिस्तान से वीज़ा मिलता है। अगर किसी ने यूएई से अप्लाई करना है, दुबई से, तो उसको 30 दिन का वीज़ा मिलता है। अभी जितने भी लोग वहाँ पे गए हैं, मेजोरिटी वहाँ पे जाके इलीगल हुए हैं, ओवर स्टे हुए हैं, आए नहीं वापस। तो फिर एक लिमिट होती है, एक हद होती है कि कितना वो आपको बार बार वीज़ा प्रोवाइड करेंगे। अगर 100 बंदा उनकी कंट्री में जा रहा है, एटलीस्ट 70% तो वापस आए। 70% भी वापस नहीं आ रहा, 80% तो मस्ट है भाई, आना चाहिए तुर्की से, तो वो नहीं आ रहे। तो उन्होंने कहा जी इनको वीज़ा भी थोड़ा सा टफ किया जाए। और यूएई से मैं बताता चलूँ, यूएई से बहुत सारे लोगों ने वीज़ा लिए, लेकिन अभी यूएई से वीज़ा बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं। उसकी रीज़न मैंने बताई भी थी कि इनके जब क्लैशेस आए थे यूएई के साथ, जब एम्बेसी क्लोज करने का इन्होंने कहा था कि हम एम्बेसी बंद करें यूएई में, उसके बाद से अब तक इनकी वीज़ा सक्सेस रेशियो इंतहाई बुरी है। तो रीज़न भी नहीं बताते, और यही सिचुएशन ही पाकिस्तान में है। मैं सबसे पहले बता दूं कि तुर्की रीज़न नहीं बताता कि हम आपको रिफ्यूज़ल क्यों लगा रहे हैं। ये सेम लाइक अमेरिका। अमेरिका का जब वीज़ा लेने जाते हो तो अमेरिका कभी भी आपको रीज़न नहीं देता रिफ्यूज़ल की, और सेम इसी तरह जापान भी वो रीज़न नहीं बताएंगे, वो आपको रिफ्यूज़ करेंगे। जापान 6 महीने की स्टैंप लगाएगा, 6 महीने बाद आप अप्लाई करो। अमेरिका कहता है वेरी नेक्स्ट डे यू कैन अप्लाई, लेकिन रीज़न नहीं बताएगा। और इसी तरह तुर्की है, वो एक पेपर दे देता है। अगर पेपर दोस्तों जिनकी रिफ्यूज़ हो रही है उनको मैं बताता चलूँ, ये जिनका वीज़ा लगते भी है ना, उनको भी साथ में पेपर मिलता है जो तुर्किश लैंग्वेज में लिखा होता है। मुझे जब वीज़ा मिला था तो मुझे भी पेपर मिला था, वाइट पेपर, उस पर सारी डिटेल में लिखा हुआ था। तो वो जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो या नहीं रिफ्यूज़ हो, ये दोनों को मिलना होता पेपर, लेकिन वो अपना बताते नहीं है कि हम क्यों रिफ्यूज़ कर रहे हैं। अब ऐसे दोस्त जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ल लग चुकी है, वो कब अप्लाई करें? कम से कम 3 महीने आप वेट करो। वैसे तो 6 महीने मैं कहता हूँ कि आप 6 महीने तक आप उस कंट्री में अप्लाई नहीं करो, दूसरी कंट्री में अप्लाई कर लिया करो। ये कहीं पे लिखा नहीं हुआ, कुछ कंट्रीज़ अलाउ नहीं करते हैं, लाइक जापान, वो कहता है 6 महीने से पहले अप्लाई नहीं कर सकते हो। कुछ कंट्री स्टैंप जब लगाते हैं वो 6-6 महीने का ड्यूरेशन लगते हैं। तो मैं यही बात करता हूँ, 6 महीने लेके आप ट्राई करो, या आप उतनी देर में किसी और कंट्री ट्रैवल कराओ। अगर नहीं तो 3 महीने कम से कम आपको वेट करना चाहिए, 3 महीने बाद अप्लाई करो। अब ऐसे दोस्त जिन्होंने अप्लाई करना, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि यार इस साल अप्लाई नहीं करो, नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में अप्लाई कर लेना, फरवरी में जाके करो, जनवरी में करो, या करना, या फिर दिसंबर न्यू ईयर का प्लान दे लो, न्यू ईयर में जाके अप्लाई करो। अब मैंने जिस फ्रेंड की वीज़ा लगवाया, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स मैंने तैयार किए थे वो भी बता देता हूँ, और जो जो डॉक्यूमेंट्स वो लेके अनातोलिया में जाके वीज़ा लगवाया, और कितने दिन में लगा, और कितने दिन का वीज़ा मिला। दोस्तों मैंने उसको यही बोला था कि ज़्यादा दिन का वीज़ा अप्लाई नहीं करना। जब ज़्यादा दिन का अप्लाई करते तो आपको बैंक स्टेटमेंट भी ज़्यादा देनी पड़ती है, और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी होनी चाहिए अच्छी। बाय द वे उसने ऑलरेडी 2 कंट्रीज ट्रैवल किए हुए थे, जिसमें से मलेशिया और थाईलैंड थे। और बैंक स्टेटमेंट की बात करूं तो बैंक स्टेटमेंट में 7.5 लाख रुपए पड़ा हुआ था जब वीज़ा अप्लाई किए, 7 लाख, और उसके बाद वीज़ा अप्लाई करने के बाद 50,000 मज़ीद एडिशन कर ली उसने, 7.5 लाख रुपया बन गया।
5 दिन का मैंने अप्लाई करवाया था, मैंने ज़्यादा नहीं करवाया। मैंने कहा 5 से 7 दिन का टूर प्लान दो, उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो आपको ज़्यादा ही वीज़ा देंगे। 7 दिन का, 8 दिन का, 9-10 दिन का वीज़ा मिलेगा। मैंने 5 से 6 दिन का अप्लाई किया था, तो मुझे 8 दिन का वीज़ा दे दिया था उन्होंने। तो इसी तरीके से इसका वीज़ा अप्लाई करवाया तो उन्होंने 10 दिन का वीज़ा दिया। 10 दिन का वीज़ा देने के बाद उन्होंने 6 महीने की वैलिडिटी भी साथ में दिया। पहले साल की दे रहे थे, अब 6 महीने की। जो लोग यूएई से अप्लाई कर रहे हैं उनका भी यही हिसाब है, कईयों को साल की, कईयों को 6 महीने की वैलिडिटी मिल रही है। अगर आपने 1 साल की वैलिडिटी लेनी है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो और आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी मिलेगा। बाय द वे, मल्टीपल एंट्री वीज़ा पे आपको नॉर्थ साइप्रस के ऊपर एंट्री है, तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस के अंदर मल्टीपल एंट्री के साथ आपको फ्री एंट्री मिल जाएगी। तो लेकिन जिसका ट्रैवल नहीं है, जो फर्स्ट टाइम तुर्की का वीज़ा अप्लाई करा, मैं उसे रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो मल्टीपल एंट्री वीज़ा ले, रिफ्यूज़ल लगने के ज़्यादा चांस हैं। अब बताता हूँ क्या क्या लगाना है। FRC, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर मैं आपका शादी हुई पड़ी है तो MRC, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। होटल बुकिंग, फ़्लाइट रिजर्वेशन, ये सिर्फ रिज़र्व करवानी है या होटल बुकिंग रिज़र्व है, पेड नहीं लगानी, आप पेड ना करो। उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस जो 30,000 यूरो को 30,000 यूरो को करती हो। उसके बाद आपने शो मनी तो आपके पास होगी, डॉक्यूमेंट्स के अंदर प्लस वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर होगा। वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर के अंदर आपने अपने बिज़नेस के बारे में लिखना है, फिर एक टूर प्लान देना जिसमें डे 1 से डे लास्ट तक की आपने एक्टिविटीज़ लिखनी है। बैंक स्टेटमेंट कम से कम 7 लाख, 6 से 7 लाख से ऊपर ही आपने लिखना है, 5 लाख से नीचे नहीं रखो अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है अच्छी। उसके बाद एक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर और उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, 2x2 साइज़ की वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर लगेंगी आपकी। इसकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। यूएई से अगर आपने अप्लाई करना है तो अपॉइंटमेंट होगी, अपॉइंटमेंट लेके उसके बाद आपने एम्बेसी में जाओ। अच्छा, पाकिस्तान में भी ऐसा है कि आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, उसके बाद आपको एम्बेसी में जाना एम्बेसी में जाओ, सारी फ़ीस वहाँ पे जमा होगी। जस्ट करूँगा कि आप अनातोलिया में करवाओ, जिस तरह के आप जेरी फेडेक्स में करवाते हो जमा जाके अपने डॉक्यूमेंट्स, इसी तरह का आप अनातोलिया में करवा लो। एम्बेसी भी, तुर्किश एम्बेसी भी रिकमेंड कर रही है कि आप उसमें जमा करवाओ। स्टाफ नहीं हुआ है, बहुत कोऑपरेटिव है और आपके वीज़ा लगने के चांस भी अच्छे हैं। वीज़ा तो खैर एम्बेसी ने देना होता है, लेकिन अभी इस सिचुएशन के अंदर मैंने देखा है बहुत सारे जिन्होंने अनातोलिया में सबमिट करवाया अपने डॉक्यूमेंट्स, तो उनके वीज़ा सक्सेस रेशो अच्छी रही एज़ कम्पेयर टू जेरी फेडेक्स वालों की। बाय द वे, मैंने जेरी फेडेक्स से करवाया था। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों साउथ अफ्रीका का आप अभी नहीं करवाओ जमा, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, वो लोग करवाएं। उसके बाद तुर्किश की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो दोस्तों उनको मैं यही रिकमेंड करूँगा थोड़ा सा वेट कर लो, अभी सबमिट नहीं करवाओ, नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर लो। अगर ट्रैवल हिस्ट्री है, बैंक स्टेटमेंट अच्छी लगाओ, अपना प्लान पूरा अच्छा रखो तो आपको इंशाल्लाह वीज़ा मिलेगा। 14 वर्किंग डेज़ इनके लग रहे हैं और 17,500 रुपया इसकी तुर्किश वीज़ा की फ़ीस है। इंशाल्लाह दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा नए टॉपिक्स पे। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।